नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां संविधान को ढाल बनाकर राजनीति की चालें चलना अब एक आम बात सी हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब न्याय की बात आती है तो क्या हम संविधान के सिद्धांतों को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते हैं? और जब एक न्यायाधीश अपनी भूमिका को निभाता है तो आखिर उसे क्यों निशाना बनाया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो नुपुर पर तालियां बजाई जाती हैं तो एक तरफ रोहिंग्या पर विरोध जताया जाता है। जब जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर मामले में अपनी कड़ी टिप्पणी को दिया था तो वामपंथ कांग्रेस और इस्लामो लिबरल इकोसिस्टम ने उन्हें लोकतांत्रिक नायक माना था। लेकिन 2025 में जब रोहिंग्या घुसपैठ पर उन्होंने सवालों को उठाया था तो क्या सीमा तोड़कर घुसने वालों के लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए? तो वही समूह अचानक से आहत आखिर क्यों हो गया? यहीं से वही समूह न्यायपालिका के दुश्मन आखिर क्यों बन गए और संविधान के रक्षकों का रूप धारण आखिर क्यों कर लिया गया? जहां म्यांमार से 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान भाग गए थे, आज बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में लगभग 9 लाख से ज्यादा रहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा पड़ोसी देश जिसमें लगभग 40,000 से 1,80,000 अनुमानित रोहिंग्या बिना कानूनी दस्तावेज के रहा करते हैं। इनकी मौजूदगी ने भारत की अदालतों, नागरिक समाज और सरकार को विभाजित करके रख दिया है। और यह तथ्यों, भय और परस्पर विरोधी बयानों की जांच को दिखाता है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने बयान में रोहिंग्याओं को शरणार्थी नहीं, अवैध घुसपैठिया घोषित किया था। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग भारत की कानूनी मान्यता सूची में नहीं आते हैं। अब क्या ये देश को कमजोर करने का मामला है या केवल संविधान के अनुरूप कार्रवाई है? आखिर मेरे दोस्तों, रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या म्यांमार के राखिन राज्य के एक मुस्लिम जाति एक समूह है। दशकों तक म्यांमार की सरकार ने उन्हें नागरिकता से वंचित रखा और 2017 में सैन्य कार्रवाई के कारण 7 लाख से अधिक लोग बांग्लादेश भाग गए थे और अंतर्राष्ट्रीय जांच में सामूहिक हत्या, बलात्कार और आगजनी दर्ज की गई थी। कुछ ने इसे नरसंहार कहा था। 4 और 5 दिसंबर को CJAAR पूर्व न्यायाधीश और वामपंथी कानूनी समूह का पत्र, जिसमें यह कहा गया कि जज की टिप्पणी अमानवीय, गैर नैतिक और असंवैधानिक थी। क्या सचमुच हर अवैध घुसपैठिया अनुच्छेद 21 का दावेदार हो सकता है? जहां भारत म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 1400 किलोमीटर की सीमा को यह साझा करता है, आखिर ये रोहिंग्या भारत तक कैसे पहुंचे? ये कई रास्तों से, जैसे समुद्री मार्ग से, तटीय क्षेत्रों से, स्थल वाले मार्गों से, जैसे असम, मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से। अधिकांश के पास आधिकारिक दस्तावेज तक नहीं है। क्या कांग्रेस और गठबंधन की मानसिकता संविधान को अपने सुविधा अनुसार रंगने की आदत में बदल चुकी है? जहां जो राष्ट्र हित में हो उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाता है और जो सत्ता की राजनीति के लिए उपयोगी हो तो वही संविधान के अनुरूप माना जाता है। आखिर क्यों? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि भारत को शरणार्थी स्थिति प्रदान करने या शरण के अधिकार देने की कानूनी बाध्यता नहीं है। इसके बजाय भारत द्विपक्षीय समझौतों और राष्ट्रीय कानून के माध्यम से शरणार्थी मुद्दों से निपटता है। जबकि अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है व्यक्तियों पर लागू होता है, लेकिन भारत इसे संप्रभुता सीमाओं के भीतर व्याख्यायित करता है। जहां रोहिंग्या विवाद में विदेशी फंडेड एनजीओ, ओपन सोसाइटी नेटवर्क, UNSCR और कट्टर इस्लामी लॉबी सक्रिय है। लेकिन यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तिब्बती हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू या श्रीलंकाई तमिलों की मदद ही नहीं की है। और यह दिखाता है कि उनकी संवेदनशीलता केवल चयनित है, न कि ये सार्वभौमिक है।
यह सिर्फ दया का मामला नहीं है बल्कि एक जनसंख्या की रणनीति भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि रोहिंग्या घुसपैठ से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हवाला, रैकेट, तस्करी नेटवर्क और आरसा, ISIS के लिंक, ये सब बड़े सवाल खड़े करते हैं। जहां एक महत्वपूर्ण बहस जनसांख्यिकी केंद्रों पर भी है, कुछ को सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या परिवर्तन की चिंता भी है। जहां 2021 के अनुसार असम की जनसंख्या 31.2 मिलियन है, वह असम में रोहिंग्या 40,000 से 50,000, कुल का 0.13% लगभग ये अनुमानित है। और मेघालय में 20,000 रोहिंग्या, साथ ही दिल्ली में 10,000 से लेकर 20,000 रोहिंग्या अनुमानित है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये उत्तराखंड में भी आ रहे हैं, इसलिए दीर्घकालीन बस्तीकरण के प्रश्न यहाँ पर खुले रहते हैं। जब यह जज नुपुर मामले में संविधान के पैमाने पर खड़े होते हैं तो वे संवैधानिक योद्धा बन जाते हैं, लेकिन जब यही जज रोहिंग्या के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दिया करते हैं तो उन्हें संवैधानिक खलनायक घोषित कर दिया जाता है। आखिर क्यों कर दिया जाता है? यह है वामपंथ और कांग्रेस का दोहरा मापदंड, जहां राष्ट्रीय सीमाएं एक कारण से मौजूद हैं। अनियंत्रित आप्रवास, कानून और व्यवस्था, संसाधन प्रबंधन और दीर्घकालीन स्थिरता को खतरे में यह डाला करता है। क्या हम भूल गए हैं 1975 की इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट का अपमान, 1980-90 में नियुक्तियों पर प्रेशर और 2004 और 14 में एक्टिविस्ट न्याय विधि का टूल किट? यही वही सिलसिला आज भी चला आ रहा है, जहां न्याय का अपहरण होते जा रहा है। असल सवाल यह है कि क्या भारत शरणार्थी, क्या ये आश्रम है? यहाँ एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या कोई भी अवैध घुसपैठिया इस देश में अनंत अधिकारों का दावा कर सकता है? क्या संवैधानिकता का मतलब अब सिर्फ यहाँ पर सत्ता की राजनीति क्या अब बन चुका है? यह संघर्ष दया बनाम कठोरता नहीं है बल्कि राष्ट्रहित बनाम ये एजेंडा हो चुका है। रोहिंग्या विवाद का असली मामला मानवता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, सीमा नियंत्रण, संप्रभुता और जनसांख्यिकी का संतुलन है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पर हमला होता है तो यह कोई न्याय का यहाँ पर मुद्दा नहीं है बल्कि तुष्टीकरण की सजा लगती है, क्योंकि अंत में यह भारत और घुसपैठियों की वास्तविक लड़ाई है, जहां संवैधानिकता केवल एक राजनीतिक ढाल बनकर रह जाती है। क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह न्याय का मामला है या फिर एक ये राजनीतिक खेल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और हाँ, हमें फेसबुक में फॉलो कीजिए देशभक्त डायलॉग, और हमें इंस्टाग्राम और थ्रेड्स में भी फॉलो कीजिए देशभक्त डायलॉग, और हमें ट्विटर X पर फॉलो कीजिए देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार के नाम से। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।